नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पता है कि हम लोग सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सिलसिले में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर शुरू किया था। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर करा दीजिए, तो हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे। हम लोग ने 2014 पेपर के मैथ और चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन का देख लिया था क्वेश्चंस को। अब हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देर न करते को हम लोग पेपर पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सीटेट का 2014 का पेपर है ये, और यहाँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। तो लैंग्वेज 1 का जो हिंदी सेक्शन है उसका हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि पैसेज देता है, ठीक है। पहले तो पैसेज देता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 पैसेज होता है, दोनों को मिलाकर 15 लगभग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 15 पेडागोजी के सेक्शन होते हैं, मैंने जैसे वीडियो में बताया था पुराने, ठीक है। तो ये पैसेज हो गया। तो पैसेज का तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि पैसेज सॉल्व कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को मैंने बोला था कि आप खुद पैसेज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो। पैसेज सॉल्व करने के जब प्रैक्टिस करोगे तो आपसे होगा ये कि आपसे क्वेश्चन पैसेज के क्वेश्चन गलत होने कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। और दूसरा, इसको जल्द से जल्द आप करने की आदत डाल पाओगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पेडागोजी सेक्शन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन है हमारे बच्चों के साथ कविता गाना, ऑप्शन बी है बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के जो है विविध अवसर जो है उपलब्ध कराना। देखिए, अब इसको डिस्कस करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर एलिमेंट्री जो लेवल है उस पर बच्चों को भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो देखिए, बच्चों को जो है भाषा प्रयोग का विविध अवसर यानी बहुत सारे अवसर हम लोग जो देंगे, ठीक है, तो इससे वो उनमें भाषा सीखने का जो है ये विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ। क्यों? कहानी सुनाएंगे या कविता सुनाएंगे? देखिए, कहानी सुनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कहानी सुनाएंगे या कविता सुनाएंगे, इन दोनों से सिर्फ वो सुनेंगे, एक ही तरह का भाषा सीखेंगे और वो सुनेंगे, सिर्फ उनको प्रयोग करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सुन के अगर मान लीजिए सीख भी लेंगे 50% सीखेंगे, लेकिन उसको प्रयोग करना भी तो आना चाहिए उनको। और बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर रेडियो कार्यक्रम दिखाना, ठीक है, या वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन, तो इससे भी वो सिर्फ सीख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, लेकिन जब वो भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो अगर कुछ त्रुटि हो गई, फिर सुनेंगे, सीखेंगे, फिर बोलेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, तो वो अच्छे से वो सीख पाएंगे भाषा को, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग से ही बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन डी भाषिक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भाषा में कमजोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषिक होते हैं, ठीक है, बहुभाषिक होते हैं। क्यों? देखिए, बच्चे जो है, आप पढ़िएगा, जब पेडागोजी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि भाषा की कक्षा में बच्चे जो बहुभाषिक होते हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म से ही होते हैं, वो किसी एक भाषा को नहीं सीखते हैं, वो बहुत सारे लैंग्वेज को सीखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। वो उसके लिए वो कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनको हिंदी सिखाओ तो हिंदी, वो आप देखते होंगे कि US वगैरह जो बाहर के कंट्रीज हैं, उसमें बच्चा अगर इंग्लिश कंट्री है तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही बचपन से ही इंग्लिश सीख रहे हैं, और यहाँ बच्चों को इंग्लिश सिखाना पड़ता है। वहाँ बच्चे कॉमन लैंग्वेज है, बातचीत इंग्लिश में ही होती है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। और हम लोग जैसे यहाँ पे हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, तो हम लोग का बच्चा देखते हैं कि बात कर रहा है, लोग आसपास के माता पिता वगैरह हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो हिंदी जल्दी सीखता है। भोजपुरी अगर बात कर रहे हैं गाँव वगैरह में, तो भोजपुरी सीख लेता है। तमिल भारतीय क्षेत्रों में तमिल सीखता है। तो जो उसका प्रारंभिक भाषा जो होगा, जो आसपास के लोग बोल रहे होंगे, उसके माता पिता बोल रहे होंगे, वो सीखेगा। फिर अगर सेकेंडरी लैंग्वेज हुआ, ठीक है, जैसे कि कहीं बाहर जा रहा है, आस पड़ोस में जा रहा है बाद में, ठीक है, अपने परिवार से सीखा, फिर आगे कम्युनिटी में गया, पड़ोस में गया,
या विद्यालय वगैरह में गया, कोई और बच्चा आ रहा है, उसका दोस्त वगैरह, वो कोई और भाषा बोल रहा है, तो वो भाषा देख करके भी सीखने की कोशिश करेगा। तो बच्चे बहुभाषिक होते हैं, उनके लिए कोई एक लैंग्वेज नहीं होता, वो बहुत सारे लैंग्वेज जो है बोलने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है, बचपन से ही वो। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, देखिए ऑप्शन हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सी जो है उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। क्यों? देखिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो बच्चे की मातृभाषा चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारे कोई लैंग्वेज हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कि जो एलिमेंट्री लेवल होगा वो बच्चा मान लीजिए कि अपने आस पड़ोस से सीख के आया है, ठीक है। मान लीजिए कि अब जैसे कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो मैं हिंदी अगर सीख कर गया, ठीक है, कोई बच्चा है, मेरा बच्चा अगर गया हिंदी आसपास अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को हिंदी बोलते देख रहा है, ठीक है, और वो स्कूल में जाएगा, डायरेक्ट उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, इंग्लिश डायरेक्ट वहाँ पे गटपट इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। तो क्या वो इंग्लिश सीख लेगा? नहीं, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको जो चीज़ बताया जाएगा उसको सीखने में परेशानी होने लगेगी, ठीक है। वो उसका जो अधिगम है, उसका सीखने प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। और बच्चे की अगर मातृभाषा में अगर अधिगम होगा, यानी पढ़ाने का जो माध्यम होगा, शिक्षा का माध्यम, वो मातृभाषा होगी, तो उसको कोरिलेट करने में आसानी होगी, उसको परेशानी नहीं होगी कि मान लीजिए कि घर में हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, घर में हिंदी लैंग्वेज बोला जा रहा है, और स्कूल में भी अगर मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज ही बोला गया, बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे आपको मातृभाषा ही होनी चाहिए। अगर असम में हो रहा है तो असमी होना चाहिए, या फिर बंगाल में मान लीजिए कोई स्कूल है, बंगाल का कोई स्कूल, तो बंगाली होना चाहिए। क्योंकि वहाँ के बच्चे आसपास में जो बंगाली भाषा ही सीख रहे हैं, या फिर जो उनका जो भी अपना लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो सीख रहे हैं, तो स्कूल में उनको कोरिलेट करने में आसानी होगी, ना कि वो उनको ऐसा लगेगा कि मैं कोई दूसरे ग्रह पे आ गया, दूसरी दुनिया में आ गया। उनको शुरू में कोरिलेट करने में आसानी होगी, भाषा की वजह से उनको टैकल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे जो है स्कूल आने से पूर्व ही जो है भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे जो है भाषा स्कूल में आकर ही सीखते हैं, नहीं, बच्चे जो है नॉर्मल लैंग्वेज, बातचीत की कला होती है, जो भाषाएं होता है वो सीख लेते हैं अपने घर अड़ोस पड़ोस से बातचीत करते हुए, माता पिता से बात करते हुए, भाई बहन से बात करते हुए वो सीख लेते हैं। नॉर्मल तो उनको सीखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो अर्जित कर लेते हैं, लैंग्वेज को अर्जित करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में आते हैं या फिर शिक्षण संस्थान में आते हैं, तो वो मानक भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज नॉर्मल है, उसमें व्याकरण वगैरह सब सीख के आता है वो, ठीक है। उस जो भी भाषा उसका मातृभाषा होगी, उसका लैंग्वेज व्याकरण वगैरह पर उसकी अच्छी पकड़ होगी, ठीक है। लेकिन जब वो स्कूल में आएगा तो वो मानक भाषा सीखेगा, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से आ रहा है तो इंग्लिश सीखेगा, या फिर अपने इंग्लिश का ही जो मानक भाषा है वो सीखेगा, हिंदी का ही जो मानक भाषा है वो सीखेगा, इंग्लिश का मानक भाषा है तो इंग्लिश का मानक भाषा सीखेगा, ठीक है। तो बच्चे जो है स्कूल में आने से पूर्व वो भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, यानी भाषा सीखे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्कूल में आके सीखते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि मैं आपको जैसे पता है कि मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ करा के निकल जाना मेरा ध्येय नहीं है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि जो मैं आपको करा के निकल जाऊँ, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, नहीं, मैं क्वेश्चन कम कराऊँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ताकि आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सीटेट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन दे, ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन सेम पूछते नहीं, तो अधिकतर टाइम क्या होगा कि आपको क्वेश्चन तो रिपीट करेगा, लेकिन उसी पुराने टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन है सेम ही टाइप का होगा, लेकिन ऑप्शन चेंज कर देगा या फिर तरीका क्वेश्चन पूछने का अलग कर देगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार
कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। एक मिनट। अच्छा ओ सॉरी, 109 के बाद से हम लोग को 110 नंबर क्वेश्चन पे जाना था ना। हाँ आ गया 110 नंबर। यहाँ ये क्वेश्चन पे हम लोग को जानना था, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, ठीक है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ऑप्शन नंबर सी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। ऑप्शन नंबर डी है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी भाषा का जो है उसका वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, यानी कि उसका विविध रूप शामिल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल करते हैं या फिर कविता शामिल करते ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कहानी शामिल करते हैं, यानी दो सारे चीज़ों का मिश्रित रूप हो। कोई एक चीज़ों पे हम लोग नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लीजिए हिंदी भाषा का हम लोग पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना होगा कि कोई एक चीज़ पे हम लोग मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कहानी पे जोड़ दे दिया, कहानी ज़्यादा शामिल कर दिया, कविता ज़्यादा शामिल कर दिया या फिर उपदेशात्मक पाठ शामिल कर दिया, तो किसी एक चीज़ का ही ना उनमें विकास होगा। लेकिन प्राथमिक स्तर बहुत ही एलिमेंट्री लेवल जो है हम लोग का बच्चों का बहुत ही क्रूशियस टाइम होता है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण समय होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। तो आपको सारी चीज़ों को मिला करके ऐसा वैविध्यपूर्ण रूप, यानी कि बहुत सारे विविधता को मिला करके आपको शामिल करना होगा। सभी चीज़ों को मिश्रित करके एक संतुलित पाठ्यक्रम निर्माण करना होगा, ताकि जो है पाठ्यपुस्तक का निर्माण हो सके, अच्छा एक पाठ्यपुस्तक निर्माण हो सके, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है, यानी हम लोग जो चैप्टर होता है उसका उसके लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं और गतिविधि दिया जाता है, एक्टिविटी वगैरह, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को या व्यक्ति को अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों के व्यक्ति को जो है अवसर देना। क्यों, देखिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य दिया रहता है या फिर जो एक्टिविटी वगैरह दिया जाता है, उससे क्या होता है, बच्चे को या व्यक्ति को अवसर मिलता है कि उन्होंने क्या सीखा उस पाठ से, और अपना जो भी उन्होंने मान लीजिए कविता कल्पना किया या फिर कहानी में कल्पना करके उन्होंने सीखा या फिर जो भी चीज़ सीखा, उसको वो मूर्त रूप में वो अपना बता सकें, वो अपना जो है थॉट प्रोसेस जो है उनके दिमाग में चल रहा है उसको जो है अभिव्यक्त कर सकें। हम लोग मान लीजिए अभ्यास करा रहे हैं, तो अभ्यास जब कराएंगे तो वो चीज़ें अपना उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है वो हमें पता चलती है और उसका अवसर हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए अभ्यास जो है दिया गया रहता है। अगला प्रश्न है, ना कि जो है गृह कार्य की सामग्री जुटाना और उनको व्यस्त रखना, ये सारी तो इसका हो ही नहीं सकता है। वैसे ये प्रश्न है भी बहुत आसान, क्योंकि अगर आप चीज़ें ये सब देखोगे, गृह कार्य की सामग्री जुटाना या व्यस्त रखने हैं तो गतिविधि बनाना, तो ये चीज़ें निगेटिव जो है ये तरफ लेके जाती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा कोई है नहीं बच्चों को व्यस्त रखने के लिए आप जो है उनको गतिविधि दे दो या फिर गृह कार्य की सामग्री जुटाना हो, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या करना होगा कि बच्चों का व्यक्ति का असर देना, ये एक पॉजिटिव थॉट है, तो पॉजिटिव थॉट ही पूछ रहा है वो, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, यानी एलिमेंट्री लेवल पर एक टीचर जो है उससे क्या अपेक्षा किया जाता है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से जो है क्या अपेक्षित किया जाता है, तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविता को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा और कक्षा कक्ष के बाहर
बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण में सर्वाधिक अपेक्षित क्या है, तो जो है भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षा किया जाता है कि आप देखिए ये क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये सारी चीज़ भाषा की जो है क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों कि थोड़ा सा आपको थॉट लगाना होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, आप आराम से कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों को जो है भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। आप देखो एलिमेंट्री लेवल पे इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, इसी पेपर में मैंने क्वेश्चन कराया कि जो है भाषा प्रयोग के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, जो बुक तैयार किया जाता है इसलिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। ठीक है, तो बच्चे शिक्षक से क्या अपेक्षित किया जाएगा कि वो कक्षा में या फिर कक्षा के बाहर अपने जो है बच्चों हैं उनको प्रोत्साहित कर सके कि वो भाषा प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, उनको अवसर दे, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दे, उनको अवसर उपलब्ध कराएं जिससे कि वो बच्चे भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तभी वो भाषा पे अपनी पकड़ बना सकेंगे या भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा प्रयोग सीख सकेंगे और उसमें मानकता प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न हमारा पहले आ गया था। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन है हमारा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को व्याकरण सिखाना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है क्षमता वो जन्मजात होती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्यों। देखिए चॉम्स्की का कथन तो ये है कि आप चॉम्स्की का जब स्टेटमेंट पढ़ोगे, उनका थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता के बारे में बताया गया है कि जन्मजात होती है। लेकिन आप खुद भी सोचोगे, थॉट लगाओगे, तो आप एक चीज़ तो बता सकते हो कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कि ऐसा थोड़ा ना है कि कोई बच्चा जो है भाषा नहीं सीख सकता, नहीं, सारे बच्चे भाषा सीख सकते हैं, उनके जन्मजात क्षमता है। ऐसा नहीं कि वो बाद में उन्होंने कहीं से डाउनलोड कर लिया है या अपने माता पिता से सीख लिया, ऐसा तो होता नहीं है। वो भाषा सीखते हैं, क्षमता उनके अंदर जन्मजात ही होती है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा थोड़े ना है कि जो है अपने माता पिता से ही उनमें क्षमता आता है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए आप एक उदाहरण ले लीजिए कि किसी मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र का जो है उसमें उत्पन्न एक बच्चा हुआ, उसका जन्म हुआ, और उसको लेकर के हम लोग चले गए, उसके माता पिता अगर शिफ्ट हो गए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जन्म से ही नाना नानी के पास भेज दिया जाता है, मामा के पास भेज दिया जाता है, तो वो दूसरे क्षेत्र में मान लीजिए रह रहे हैं। जैसे कि एक बिहार का लड़की को अगर भेज दिया जा रहा है कि जो है बंगाल में भेज दिया जाता है, तो क्या वो बच्चा जन्म से ही अगर बंगाल में रह रहा है, भले ही हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, लेकिन वो बंगाल में रह रहा है अगर, या फिर असम में रह रहा है, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीख जाएगा ना, क्योंकि वो बचपन से वही देख रहा है। तो बच्चों में जो क्षमता होती है भाषा सीखने की वो जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें अपने माता पिता से सीखेगा या कुछ, भाषा सीखेगा अपने माता पिता से, भाषा सीखेगा वो माता पिता से, लेकिन क्षमता उनमें जन्मजात ही होती है। ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, भाषा में आकलन से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, यहाँ देख लेते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल बच्चों का निष्पादन करने के लिए होती है, बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान भी चलती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए भाषा का जो आकलन होता है वो ऐसा तो नहीं कि पाठ में किसी पाठ को हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसका अभ्यास लास्ट में दिया होगा, उसके माध्यम से ही होगा आकलन, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने एनसीएफ कराया था, एनसीएफ कराने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि आपको जो है भाषा का जो जितने जो है प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सीटेट के पेपर, मैंने आपको बोला था सीटेट के पेपर सॉल्व करने आपको बहुत ही जो परेशानी होती है उसको जो है ख़त्म कर, मतलब सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा एनसीएफ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी जाके आप एनसीएफ देख सकते हैं। तो एनसीएफ से कम एनसीएफ आपने अच्छे से देख लिया तो कम से कम भाषा वाले जितने प्रश्न हैं वो तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। हिंदी पेडागोजी वगैरह या फिर आपको जो भी लैंग्वेज पेडागोजी है वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए जैसे बच्चों में भाषा आकलन की प्रक्रिया जो है सीखने सिखाने के दौरान चलती है, तो उसमें दिया गया है कि आप जो लर्निंग बाय डूइंग या फिर
गतिविधि करा करके जो है बच्चे जो है सीखते हैं, एनसीएफ में भी बताया गया है। और जो देखिए मान लीजिए कि अगर पाठ के अंत में अभ्यास के माध्यम से होती है, तो एनसीएफ में भी बोला गया है कि हम लोग किसी भी रट्टेबाजी को या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको किसी भी ये जो आपको रिटेन मटेरियल या किसी एक मटेरियल को पकड़ के नहीं बैठना है। आपको जो है बच्चों को का जो लर्निंग है वो वृहद रूप से होना चाहिए, यानी कि आसपास के सभी चीज़ों से रिलेट करके होना चाहिए। अब जो है हम लोग किसी एक चीज़ में मान लें पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से मान लिए, तो सिर्फ उससे लर्निंग तो होगा, ठीक है, और आकलन भी करते हैं। मान लीजिए एग्जाम हम लोग लेते हैं, रिटेन एग्जाम, तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ उसी से आकलन हो। बहुत सी बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है आकलन, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, ये भी नहीं है। तो सीखने सिखाने के लिए यानी कि बच्चा जैसे सीख रहा है, ठीक है, आप सिखा रहे हो, बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो उसके दौरान भी आकलन होते रहेगा, आकलन की प्रक्रिया चलती रहेगी, ताकि आप जानते रहोगे कि जो है बच्चा कितना सीखा और मुझे क्या सिखाने की जरूरत है, अपने जो है थॉट, अपने जो है बच्चों के थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, और मुझे उसके अनुसार अपने जो है जैसे सिखाने की विधि है, अधिगम की जो विधि है या सिखाने की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, उसमें मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है और कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरह का टीएलएम जो है ज़रूरत है। इवन की जो सीखने के सिखाने की प्रक्रिया भी जरूरी नहीं है कि कक्षा में ही हो, कक्षा के बाहर भी होती है, क्योंकि एनसीएफ भी कहता है कि आपको आसपास की चीज़ों से रिलेट करके बोलना है, आपको कराना है अधिगम, ठीक है। तो सीखने सिखाने के दौरान आकलन जो है चलते रहता है, ताकि जो है आप बच्चों के थॉट प्रोसेस को जानो, उनके जो है समझ को समझो कि वो कितने सीख रहे हैं, या उनके सीखने की का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ से वो सीखेंगे, और उसके अनुसार अपने प्रोसेस में जो है बदलाव कर सको। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 115 नंबर हमारा प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन हमारा भाषा कक्षा का, ऑप्शन बी है भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन डी है समाज का। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा समाज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाज, इसका जो है सही आंसर है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाषा अर्जित बोल रहा है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में भी है, लेकिन भाषा अर्जित करने में मान लीजिए एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा जो है लैंग्वेज एक्वायर कहाँ से करेगा, अर्जित कहाँ से करेगा, अपने आसपास से सीखेगा, अपने परिवार जो है, अपने समाज है, आसपास का कम्युनिटी है, वो लोग जैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही देख करके तो बच्चा सीखता है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो नॉर्मल प्रोसेस है, आराम से बच्चा देख करके सीख लेता है, नकल करके अवलोकन करके वो चीज़ें सीख लेता है, ठीक है। इवन की व्याकरण, उस भाषा के व्याकरण तक पे अच्छी पकड़ बन जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन जो है अर्जित जब करता है तो, लेकिन अगर भाषा जो है सीखना हो, ठीक है, तो सीखने में एफर्ट लगता है। आपको मान लीजिए एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसको बंगाली सीखना है, या फिर एक हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा अगर भोजपुरी उसको सीखना है, ठीक है, या भोजपुरी का क्षेत्र का बच्चा अगर हिंदी सीखना चाहता है, ठीक है, या आसामी सीखना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको एफर्ट लगाना होगा। मान लीजिए दूसरी जगह पर गया, वो सीखना चाह रहा है, तो उसके व्याकरण को समझना होगा, उसका लैंग्वेज बोला कैसे जाता है, बोलचाल के प्रोसेस को समझना होगा, कहाँ किस वर्ड को कैसे बोला जाता है, वर्ड उच्चारण सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद से उसको बोलने का जो है बार बार अभ्यास करना होगा। तो भाषा सीखने के लिए जो है अब एफर्ट लगाना पड़ता है, जो है मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन भाषा अर्जित करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो है आपको आराम से, वो नॉर्मल प्रोसेस में, पैसिव प्रोसेस में एकदम आराम से हो जाता है। एक्टिव प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम आराम से हो जाता है, बच्चा देख देख करके सीख लेता है। तो इसमें समाज की भूमिका एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा देख करके अपने आसपास से, अपने समाज, अपने परिवार से ही देख करके, और परिवार जो है समाज का ही हिस्सा है, तो ये सारी चीज़ों से वो सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोगशाला की, ऑप्शन बी है भाषा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक की, ऑप्शन नंबर डी है भाषा प्रयोगशाला की, सॉरी भाषा परीक्षाओं की। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अब क्यों हो जाएगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो है मान लीजिए बच्चा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो भाषा प्रयोगशाला हो गया, भाषा परीक्षा हो गया, या पाठ्य पुस्तक हो गया, ये चीज़ें तो ठीक है, ये एक नॉर्मल वे हो गया। लेकिन बाल साहित्य जो हो गया, उसका सार्थक प्रयोग जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया
पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो, वो थोड़ा सा आपको जो है जरूरी नहीं है कि बच्चा बुक को लेकर बच्चे के मन में एक थॉट होता है पढ़ने के लिए मुझे किताब पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, लेकिन जो जो आपका बाल साहित्य होता है उसमें अलग अलग रंगीन चित्र बने होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे चंपक हो गया और भी बहुत सारे छोटे छोटे बुक्स होते हैं बच्चे वाले, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे वाले जो बुक्स होते हैं वो आप उनको पढ़ने को दोगे, प्रोत्साहित करो, उसमें बहुत सारे रंगीन चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से कहानियों को दिया गया रहता है, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किया गया रहता है, रंग बिरंगे चित्र बच्चों को पसंद भी आते हैं और उसकी वजह से वो सीखने पढ़ने की प्रक्रिया के लिए उनको जो है एक मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है उनको, ठीक है। वो पढ़ना सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। और जब पढ़ना सीखने के लिए जो उत्सुक होंगे तभी ना वो पढ़ना सीखना शुरू करेंगे। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की है। आप सार्थक प्रयोग करो, बाल साहित्य ऐसे लगातार दिए जा रहे हो पढ़ने के लिए नहीं, आपको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ किस साहित्य को आपको यूज करना है, किस बुक को आपको देना है, किस बच्चे को देना है, किस बच्चे की कितनी जरूरत है, इसके अनुसार आप सार्थक प्रयोग करते हो। तो बाल साहित्य जो है आपका जो है सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो समावेशी कक्षा में बच्चों भाषा शिक्षक को कौन से बिंदु पर सबसे ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ऑप्शन नंबर बी है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं करना, और ऑप्शन नंबर डी है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विविध प्रकार की जो है दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, ऑडियो विजुअल जो है थिंग्स है, ठीक है, सामग्री है, उसको यूज करना है। क्यों कि देखिए अगर समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा है, ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में आप अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने आपको बोला था कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना आपको जो है मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने का पैटर्न है, आपको सॉल्व करने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग करना, दृश्य और श्रव्य सामग्री। अब बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे रहे हैं। समावेशी कक्षा में तो आप जानते हैं कि वो विशेष बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, या फिर स्लो लर्नर हो, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड हो, सभी को समान रूप से एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। अब समान रूप से गृह कार्य देंगे तो जो स्लो बच्चा होगा वो स्लो लर्नर होगा, ठीक है, वो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा, या फिर जो गिफ्टेड होगा, जो स्पेशल चाइल्ड होगा, वो तो फटाक से गृह कार्य करके दे देगा, उसके से वो खाली बैठ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये शिक्षक जो है ये नहीं कर सकता, ठीक है। अब समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाषा शिक्षक के लिए ये तो जरूरी नहीं है ना। ये बिल्कुल समावेशी कक्षा में समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, लेकिन भाषा शिक्षक के लिए चूंकि पूछ रहा है तो ये भाषा शिक्षक के लिए नहीं। अब सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों से समान आप उनके सामने तो बोलोगे, लेकिन आपको पता है कि सभी बच्चों से जो है समान अपेक्षाएं आप रखोगे, लेकिन जो स्लो लर्नर हुआ या फिर जो दिव्यांग बच्चे हो गए जिनको परेशानी हो रही है आपको, या फिर अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या होगी, उनको परेशानी होगी, तो वो आप अपेक्षा रखोगे तो आप ज़्यादा उनको भी आप कहोगे कि नहीं आप तुमको करना ही पड़ेगा, आप जोर दोगे, ठीक है। और उनको जोर नहीं देना है, उनको नॉर्मल प्रोसेस से ही सिखाना है, ठीक है। उनके लिए आपको बदलना है, ना कि उनको बदलने के लिए आपको एफर्ट लगाना है। समावेशी शिक्षण यही कहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है कि विविध प्रकार का जो है दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना है। क्यों? अब इससे क्या होगा, इससे जो बच्चे, मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर सुनने में किसी को परेशानी है, ठीक है, तो सुनने में परेशानी है, तो अगर श्रवण संबंधी सामग्री का यूज कर रहे हो अलग अलग प्रकार के, तो सुन पाएगा। दृश्य
सामग्री यूज कर रहे हो, दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री यूज कर रहे हो, तो सुनने वाला बच्चा अगर सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर देख पा रहा है, ठीक है, तो देख के समझ लेगा। अगर सुनने में वाला मान लीजिए किसी को देखने में परेशानी, तो सुनने अगर सुन तो सकता है ना वो, तो सुन के समझ लेगा। इसके अलावा जो है स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, गिफ्टेड हो, सभी बच्चे एक समान रूप से वो सीख पाएंगे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आपको आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आपको बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अपना सुझाव आपको हो तो कोई भी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको सुझाव का स्वागत है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर मुझसे कोई कमी रह रही हो तो आप बताइए, ताकि मैं अपने में सुधार करके आपके लर्निंग को बेस्ट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं प्रश्न 118 नंबर का। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, ठीक है। ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन नंबर सी है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। इसका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज में होने वाला भाषा प्रयोग पर। वाइगोत्स्की जो है, ठीक है, ये जो है अपने आपको जो है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर बल देते हैं, अपने जो थ्योरी उनका भाषा अर्जित करने में। क्यों? मैंने जैसे आपको बताया है पिछले प्रश्न में कि भाषा अर्जित होता है वो कैसे, नॉर्मल प्रोसेस होता है। अपने आसपास जो लैंग्वेज प्रयोग कर रहा है, करते हुए बच्चा देख रहा है, उसी को देख के नॉर्मली सीख जाता है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है, और आराम से सीख लेता है। तो समाज में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग होगा वो उसी प्रकार सीखा है। जैसे देखते हैं कुछ जब मान लीजिए अगर गाली गलौज किया जा रहा है, ठीक है, तो छोटा बच्चा सीख लेता है। अब लोग कहते हैं कि बच्चा गाली दे रहा है, तो बच्चा क्या, बच्चे खुद से जान गया क्या? नहीं, उसने कहीं देते हुए सुना है, उसने सीख लिया। या गंदी चीज़ें कर रहा है, गंदी चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, तो क्या वो उसने अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं बोलते हुए सीखा होगा, जरूर देखा होगा तभी सीखा है। तो ये बच्चे जो है नकलची होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं, नॉर्मल आपको नकल करके सीख लेते हैं बोलते देख करके, ठीक है। तो समाज में जो भाषा प्रयोग हो रहा है उसके आधार पे जो है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने भी बल दिया है कि भाषा अर्जित जो है होगा किस पे होगा, भाषा जो समाज में प्रयोग हो रहा है उसके आधार पे ही भाषा जो है अर्जन होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन ए बच्चे मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाएं, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे, बच्चे विभिन्न प्रकार की स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग जान सके। यहाँ फिर समझने की जरूरत है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को उद्देश्य पूछ रहा है, इसलिए भाषा के व्याकरण को ना जान सके ये नहीं होगा, ना ही भाषा का मानक प्रयोग सीख सके। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे जो है भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख सकें, यानी कि बच्चा कोई भी भाषा है उसका कहाँ पे कैसे यूज करना है, बस यही सीख सके, इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है बच्चे पे, ना कि वो व्याकरण उसका जान सके और ना ही वो मानकता उसमें प्राप्त कर सके। क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पे अगर भाषा सीख रहा है, ठीक है, तो अगर विभिन्न स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग सही उपयोग करना सीख जाएगा तो धीरे धीरे उसमें मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण जो है विकसित होगा, मानकीकरण प्राप्त करने लगेगा, धीरे धीरे जो है प्राथमिक स्तर से ऊपर पहुँचेगा, तो ठीक है। और बच्चे का व्याकरण का भी धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा। लेकिन बच्चे विभिन्न स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें ये जरूरी है मेनली। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न आज का, ठीक है, कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों का जो है भाषा का आकलन हो तो उचित तरीका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ दिया है बच्चे की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन बी है बच्चे की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन सी है बच्चों से किताब पढ़वाना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। अब यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्यों? क्योंकि देखिए अब बच्चों की भाषा
का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो लिखित परीक्षा लेना। लिखित परीक्षा से बच्चों की भाषा का आकलन कैसे होगा? वो मान लीजिए लिख ले रहा है लेकिन बोल पा रहा है, अपनी भाषा को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, जो लिखा है उसको भी वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं। कितने बच्चे होते हैं कि लिखने में वो लिख के पूरा मास्टर हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे अपने आप को बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें भाषा सही डेवलप उनको अवसर नहीं दिया गया रहता है। तो ये चीज़ें नहीं होगी। भाषा का आकलन करने के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा लेना ये कहाँ उचित है? मान लीजिए कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा हो लेकिन उसको सारी चीज़ें याद हो, सारी चीज़ें बोल पा रहा हो अच्छे से, वो जो है थॉट प्रोसेस उसका सही हो, ठीक है। तो लिखित परीक्षा एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। भाषा आकलन के लिए ये उचित तरीका नहीं है। अब बच्चों से किताब पढ़वाना, अब किताब पढ़वाना, उसको मान लीजिए किताब पढ़ने आता हो लेकिन जो है सही जो है थॉट लगाना, ये सारी चीज़ें ना आता हो, लिखना ना आता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो किताब पढ़ाना भी भाषा का आकलन कराना का सही तरीका नहीं है। परियोजना कार्य करवाना, परियोजना कार्य से कहाँ जो है भाषा का आकलन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे का भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये जो है बच्चे की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जो भाषा प्रयोग करेगा तो आप लिख करके भी आप चेक करा सकते हो, ठीक है। भाषा प्रयोग तो वो मान लीजिए बोल के भी करेगा, लिख करके भी करेगा, अलग अलग जगह पे करेगा, विभिन्न स्थितियों में करेगा। तो भाषा प्रयोग का कोई एक सीधा श्योर तरीका तो नहीं है ना कि वो एक खास जगह पे ही करेगा। मान लीजिए लिख कर ही परीक्षा में ही कर रहा है या फिर बोल के कर रहा है। आप अवलोकन करोगे तो विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग करेगा, वो लिखेगा, बोलेगा, तो उसका सही तरीके से आकलन हो पाएगा कि कमी कहाँ रह जा रही है। अगर कोई कमी है या नहीं है, अगर इस चीज़ का पता चल पाएगा, आकलन सही से हो पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है। 2014 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हिंदी का समाप्त हो गया। अब हम लोग अगली बार कुछ और प्रश्न लेके चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।